हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ऑलमोस्ट इस शब्द से तो सभी लोग परिचित होंगे, अच्छे से परिचित होंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है? थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में एक ब्रीफ देने के बाद में जो अपना मेन टॉपिक है या जो अपना मुख्य टॉपिक है, कि जो इसके बचाव, रोकथाम या संभावित ट्रीटमेंट, जो अपने इसमें बेसिक बेसिक अपन इसमें समझने की कोशिश करेंगे। एक आईईसी जो होता है, मतलब आईईसी मतलब हेल्थ एजुकेशन की, हेल्थ से रिलेटेड नॉन मेडिको जो हेल्थ से संबंधित इशू होते हैं, वो नॉन मेडिको में मतलब डॉक्टर के अलावा जनरल पब्लिक में कैसे इन चीजों के लिए अवेयरनेस लेके आई जाए, या इनके बारे में जो मिथ है या इनके बारे में जो रियल फैक्ट है वो लोगों तक कैसे पहुंचाए जाए। इस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने इसमें प्रोग्राम आईओसी के थ्रू अपन कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। और हमेशा प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही रहता है कि एक हेल्थ एजुकेशन की जो बात होती है, कहीं ना कहीं अपना देश हेल्थ एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, स्पेशली इन्हीं के बारे में कि बहुत सारे भ्रम रहते हैं। और बाकी आज के समय में, पहले हो सकता है कि 10 साल पहले जब लोगों में इतने अवेयरनेस नहीं थी, नेट का इतना माहौल नहीं था, व्हाट्सएप और अदर सोशल प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो तब अलग तरीके के लोगों को इन चीज़ों से जूझना पड़ रहा था, या अलग तरीके के कंसेप्ट थे। अभी ये नया सब इतना सोशल मीडिया सब होने के बाद में अभी कुछ अलग टाइप की फाइट है, अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, बीमारियों को लेके। तो मेरा हमेशा ही रहता है कि जैसे मनोहर दुबे सर ने इतना अच्छा स्टार्ट कर रखा है, तो कहीं ना कहीं इससे के माध्यम से लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले और प्रॉपर इसके बाद इससे लोगों को पता पड़े। तो जो सबसे पहले ब्लड प्रेशर की बात करें कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल हार्ट का प्रेशर है। हार्ट के द्वारा बॉडी में जो प्रेशर जनरेट होता है, जिसके थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में पंप करता है, उसको मेजर करना ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर जनरली आपने देखा होगा कि आम में, मतलब हाथ हाथ में एक मशीन बांधते हैं। 2-3 तरीके की मशीन होती है, कुछ मर्क्यूरी मशीन होती हैं, या कुछ जो आजकल डिजिटल जो घर में रहती हैं मर्क्यूरी बेस्ड है, कुछ और डिजिटल मशीन रहती है, जिनको आम में बांधने के बाद में अपन जो इसके अंदर जो आर्टरी रहती है, जो धमनी रहती है, उसका प्रेशर नापते हैं कि कितना प्रेशर हो रहा है। एक इसकी जो जनरलाइज जो कट ऑफ है, जो अपन को पता है कि ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, वो 120 होना चाहिए, और लोअर जो ब्लड प्रेशर, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, वो 80 होना चाहिए। ये नॉर्मल एक आर्बिट्री कट ऑफ है, जो स्टैंडर्ड कट ऑफ है, ये 120/80 माना गया है। ऊपर का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, नीचे का ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। दोनों ब्लड प्रेशर का महत्व है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर के ब्लड प्रेशर का महत्व है या नीचे अकेले का महत्व है, दोनों ब्लड प्रेशर का मेजर होना महत्वपूर्ण है। मशीन जैसे मैंने बताया, या तो डिजिटल हो सकती है, तो मेनली अपन घर में यूज कर रहे हैं, या सेकंड जो हॉस्पिटल्स में अपन देखते हैं, जो मर्क्यूरी बेस्ड होती है, कुछ एरोडायनेमिक बेस्ड आज के समय में जो मशीनें चल रही है, जिनमें सिर्फ मर्क्यूरी नहीं होती, जिनमें सिर्फ एक अपन को सिर्फ कांटा टाइप का दिखता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120/80 रहता है, लेकिन ये एक एवरेज कट ऑफ है, मतलब मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए। अलग अलग टाइम पे ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। अभी रिसेंटली जो ब्लड प्रेशर की गाइडलाइन के लिए इसमें जेएनसी गाइडलाइन फॉलो होती है, ज्वाइंट नेशनल कमीशन कहलाता है, जेएनसी की गाइडलाइन। एज पर जेएनसी 7 जो रिसेंट ब्लड प्रेशर की गाइडलाइन है कि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, ऊपर का ब्लड प्रेशर अगर 140 से ज्यादा है, साथ में नीचे का ब्लड प्रेशर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, वो अगर 90 से ज्यादा है, तो इस पेशेंट को अपन डायस्टोलिक ब्लड, इस मरीज को अपन हाइपरटेंसिव कहेंगे। कि बीपी अगर 140/90 से ज्यादा, अकेला 140 से ऊपर ज्यादा भी है तो भी कहलाएगा, 90 से ज्यादा है तो भी कहलाएगा। तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा आ रहा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा आ रहा है, तो ये कहलाएगा कि उसको ब्लड प्रेशर की समस्या है। समस्या सिर्फ एक बार की ब्लड प्रेशर नापने की नहीं है, या ब्लड प्रेशर से सिंगल एक बार मेजर करने की नहीं है। एक बार सिंगल ब्लड प्रेशर मेजर हो गया, और सिंगल ब्लड प्रेशर मेजर होने के बाद ही अपन उसको हाइपरटेंसिव लेवल कर दिया। हाइपरटेंशन के हाइपरटेंशन के अलावा भी मैं जो एक स्पेशली जो एक बड़ी भ्रांति है लोगों के मन में, कि जैसे किसी को भी चक्कर आने लगे या किसी को ऐसे लगने लगा वीकनेस है, तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हुए आ रहे हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। ऐसा देखा जाए मेडिकल फील्ड में, तो लो ब्लड प्रेशर करके ऐसा कोई डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं है कि किसी का नॉर्मली ब्लड प्रेशर कम हो। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। जैसे कि कुछ उसको फ्लूइड लॉस हो डायरिया वगैरह के थ्रू,
उसको कहीं से कुछ ब्लड लॉस हो या कोई ना कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो। जनरली लो ब्लड प्रेशर करके कोई डिसीज नहीं होती। एक टर्म है कि 120/80 बीपी नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन कई कई पेशेंट के मतलब पेशेंट नहीं, कई कई जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनका बीपी सिस्टोलिक 100 भी हो सकता है। 100 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में भी वो नॉर्मल रह सकता है। तो ऐसा जो एकदम हमेशा जो टर्म रहती है कि हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, बहुत सारे लोग आके कंप्लेन करते हैं कोई चीज से कोलेट करके, स्पेशली कि उनको चक्कर आ गए या स्पेशली उनको कुछ ऐसे सेंस आने लगे कि आज अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कंप्लेन आके करते हैं कि हमारा लो ब्लड प्रेशर हो रहा है। पर एज सच लो ब्लड प्रेशर की कोई डायरेक्ट बीमारी ऐसे नहीं मानी जाती। अगर ब्लड प्रेशर किसी का लो आ रहा है, ब्लड प्रेशर अगर ऊपर का सिस्टोलिक 100 से कम आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा, इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। और लो ब्लड प्रेशर की डायरेक्ट कोई टैबलेट फॉर्म में कोई दवाई नहीं होती कि लो ब्लड प्रेशर के लिए दवाई दी जा सके। तो ये लो ब्लड प्रेशर के लेके जो मन में लोगों की भ्रांतियां हैं वो थोड़ी सी क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका बीपी नहीं नपा है तब तक आप अपने आप को लेवल कभी ना करें। सिम्टम्स बेसिस पे कोई सिम्टम्स इसके यूनिफॉर्म सिम्टम्स नहीं होते कि जिनके बेसिस पे अपन बता सके कि लो ब्लड प्रेशर है। फिर से अपन अपनी जो आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर, जो अपन ने कट ऑफ देखी कि 140/80 बीपी से ज्यादा 140/90 से ज्यादा अगर बीपी आ रहा है तो इसको अपन को हाइपरटेंशन लेवल करना है या ब्लड प्रेशर अपन इसको मान के चलेंगे। लेकिन इसमें भी बहुत सारी सावधानियां रखने के लिए है। अगर मान लो आप कहीं से फिजिकल एक्टिविटी करके आ रहे हैं, कहीं से चल के आ रहे हैं, डायरेक्ट आए, आप बैठे, ब्लड प्रेशर नापेंगे तो हमेशा ज्यादा रहता है। तो ब्लड प्रेशर नापने के पहले क्या क्या सावधानियां होना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के पहले कि कौन सा ब्लड प्रेशर अपन ज्यादा सही मानेंगे। ब्लड प्रेशर के लिए आपको 3-4 सावधानी, स्पेशली जो 5 सावधानी है वो मैं बताना चाहूंगा कि आप जब भी ब्लड प्रेशर घर पे नाप रहे हैं या डॉक्टर के यहाँ नाप रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम आप 5 मिनट से चेयर मतलब बैठे हैं या लेटे हुए होना चाहिए। तुरंत कोई अपन कहीं से फिजिकल एक्टिविटी या कहीं से पैदल चल के आ रहे हैं, तुरंत ब्लड प्रेशर नहीं नपना चाहिए। ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर का जो कफ होता है, मतलब ब्लड प्रेशर जो जिससे अपन उसको रैप करते हैं, वो सही सही उसका मेजरमेंट होना चाहिए। अगर कुछ ओबीज लोग होते हैं, कुछ मोटे लोग होते हैं, उनमें हाई कफ मतलब बड़ा वाला कफ उनमें यूज होना चाहिए। कुछ दुबले लोग हैं तो उनमें छोटा वाला कफ यूज होना चाहिए। वहां पे 10 मिनट बैठने के बाद में, 5 मिनट बैठने के बाद में आपको ब्लड प्रेशर मेजर कराना है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के टाइम पे जो आपका आम के जो आपके हथेली हथेली के आगे का जो पार्ट होता है जिसको फोराम बोलते हैं, फोराम आपका रेस्ट पे होना चाहिए। और जो आपकी आर्म है जहाँ पे कफ बांधा है वो हार्ट की हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। ऊपर नीचे हार्ट के लेवल ऊपर नीचे होने पे भी उसमें ब्लड प्रेशर में चेंजेस आता है। कुछ लास्ट 2 घंटे में कोई चाय कॉफी या कुछ अल्कोहल वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं कि हमें पहले ब्लड प्रेशर था फिर हमारा ब्लड प्रेशर खत्म हो गया। ब्लड प्रेशर अगर किसी को एक बार हुआ है तो ब्लड प्रेशर कभी किसी का खत्म नहीं होता। हो सकता है कि उनको फॉल्सली लेवल कर दिया गया हो या उनको बोल दिया गया हो, उनको एक्चुअल में ब्लड प्रेशर नहीं था लेकिन वो फॉल्सली उनको माना गया कि आपको ब्लड प्रेशर है। इन्हीं कंडीशंस को ध्यान नहीं रखा, जो मेजर करने के लिए जो जो अपन को ध्यान रखनी है बेसिक कंडीशंस, और ब्लड प्रेशर नापा तो हाई रहता है। सेकंड, अगर मान लो आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन आ रहा है, 140/80 आ रहा है, 140/90 आ रहा है, तो ये 4-5 बार की अगर रीडिंग अगर कॉन्स्टेंटली मेजर करने के बाद भी अगर कॉन्स्टेंटली रीडिंग 140/90 के अबव है, 140/90 है, तो ही आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट कहलाएंगे। तो ही आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको कुछ मेडिसिन लेने पड़े। ब्लड प्रेशर नापने की विधियां हैं कि आपके कम से कम 2 से 3 घंटे तक आपने लास्ट कोई अल्कोहल, कॉफी, चाय वगैरह कुछ ना ली हो। आप 5 मिनट रेस्ट करें और साथ में जो मैंने कफ की और जो आर्म की पोजीशन बताई है उसका ध्यान रखना है। जो और अगली चीजें हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है। आदमी पूछता है वहाँ क्लिनिक पे आने के बाद उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि साहब हमें ब्लड प्रेशर क्यों हो गया। जो 40 साल से कम लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है उनको कुछ ना कुछ जनरली कारण हो सकते हैं। कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लो उसको कुछ किडनी की डिसीज है, मान लो कुछ उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे बॉडी के अंदर जो कुछ हार्मोन्स बनते हैं कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण से होता है। तो जो 40 साल से जिन लोगों को ब्लड प्रेशर कम आ रहा है उनको साथ में कुछ ना कुछ और जांचें करानी पड़ती है। उनको हार्ट की इकोकार्डियोग्राफी कराना चाहिए, सोनोग्राफी कराना चाहिए, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। 40 साल से ऊपर वालों को जो ब्लड प्रेशर होता है जनरली वो एसेंशियल हाइपरटेंशन कहलाता है, उनका कॉज कुछ नहीं होता है। ये बहुत हद तक फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है कि अगर किसी के घर में कोई हाइपरटेंशन रहा तो पॉसिबिलिटी रहती है कि
हाँ उसके बच्चों में या उनके परिवार में ब्लड प्रेशर की पॉसिबिलिटी रहे। तो 40 साल के ऊपर जिनको ब्लड प्रेशर हो रहा है उसका कोई रीजन नहीं होता, ये एसेंशियल हाइपरटेंशन कहलाता है। 40 साल से कम वालों में जो उसके कॉज होते हैं या जो उसके कारण है, उनमें से हमेशा जांच होना चाहिए कि कोई इनमें से संभावित कारण तो नहीं मिल रहा। ब्लड प्रेशर मेजर करना, ब्लड प्रेशर के कारण और बाकी कोई ऐसे कारण, डायरेक्ट कोई कारण ब्लड प्रेशर के नहीं होते कि जिसको अपन बहुत सोचे कि इसके कारण से हो रहा है। पर हाँ, एक चीज और है जो बड़े ध्यान रखने की चीज है इसमें, कि ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस करने के, या ब्लड प्रेशर को कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल सब्जेक्ट में या नॉर्मल ह्यूमन में भी ब्लड प्रेशर चेंज कर सकते हैं। बहुत बार जो स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनके कारण से भी ब्लड प्रेशर पेशेंट का रेज मिलता है, और उनको ब्लड प्रेशर नहीं सिर्फ एंटी एंजाइटी या स्ट्रेस की दवाई देके ही उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, ना कि एंटी हाइपरटेंसिव देके। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं ब्लड प्रेशर को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी एक इन्फ्लुएंस करती है, इमोशनल कंडीशंस, स्ट्रेस, ये सब चीजें ब्लड प्रेशर को हर फॉर्म में इफेक्ट करती हैं। तो ब्लड प्रेशर सिर्फ सिंगल एक बार का मेजर करना या सिंगल एक बार का नापना से अकेले वो पेशेंट ब्लड प्रेशर का है या नहीं है, ये चीजें 100% नहीं कही जा सकती। ब्लड प्रेशर अगर एक बार अलग अलग कंडीशंस में या डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में नापने के बाद अगर ब्लड प्रेशर अपना आ रहा है, तो ही अपन उसको हाइपरटेंसिव लेवल करेंगे, और उसी वही पेशेंट जो रहेगा या वही जो रहेगा उसी को ब्लड प्रेशर की दवाई लेना। ब्लड प्रेशर एक बार लेवल होने के बाद में कि भाई इसको ब्लड प्रेशर की अगर ये बीमारी आ गई, उसने अलग अलग कंडीशंस में भी ब्लड प्रेशर नपाया, तो ब्लड प्रेशर अगर नपवाने के बाद आ रहा है तो फिर दवाइयां लेना या उससे संभावित जो आपको प्रिकॉशन लेना है वो लेना बहुत हद तक जरूरी हो जाती है। ब्लड प्रेशर के भी अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ब्लड प्रेशर माने जाते हैं। जैसे एक सबसे जो कॉमन ब्लड प्रेशर का वेरिएंट है, एक कहलाता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन मतलब जनरली डॉक्टर्स सफेद एप्रन पहनते हैं, सफेद कोट पहनते हैं, तो पेशेंट जैसे ही डॉक्टर के चैम्बर में एंटर होता है उसका ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो ब्लड प्रेशर नापने के बाद उसका अपन ब्लड प्रेशर देखते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर 150 से 160 आ रहा है। फिर वही पेशेंट, वही इंडिविजुअल घर जाता है, नापता है, तो उसका ब्लड प्रेशर 120 के ऊपर नहीं आ रहा। तो ये कहीं ना कहीं उसके डॉक्टर के चैम्बर का फियर या डॉक्टर का फियर या कुछ ना कुछ एंजाइटी के कारण से ब्लड प्रेशर पड़ता है। ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहलाता है। ये डॉक्टर का सफेद कोट, सफेद एप्रन पहन के उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत बार बहुत ऐसे लेवल हाइपरटेंशन होते हैं कि जिनमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीडिंग आती रहती है। और इन सब चीजों के लिए आज के टाइम पे जो वर्ड चलता है वो कहलाता है एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग। एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग का मतलब है कि आपको घर पे जाके, और जो जो मैंने ये स्टेप बताए हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, इन कंडीशन में आपको ब्लड प्रेशर मेजर करना है। और अगर इन कंडीशंस के बाद, इन कंडीशन को नल करने के बाद में भी अगर ब्लड प्रेशर आ रहा, तो ही आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी कहलाएगी। मैं बात करूं कि ऑलमोस्ट एक कितनी कॉमन प्रॉब्लम है और इसके क्या क्या संभावित खतरे हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसके इंसिडेंस कितने हैं, या जनरल पब्लिक में इसके कितने परसेंट पब्लिक में इसके इससे इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। जो अर्बन एरिया है, जो शहरी एरिया है, यहाँ पे अराउंड 30% पेशेंट, मतलब हर तीन में से एक पेशेंट को पॉसिबल है कि वो ब्लड प्रेशर होगा। हर तीन में से एक इंडिविजुअल को पॉसिबल है कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। मतलब इतनी कॉमन आज के समय में, आज की दैनिक मतलब दैनिक चर्याओं की या लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के कारण से इसके इंसिडेंस लास्ट 30 साल में काफी हद तक 8 से 10% तक इसके बढ़ चुके हैं। पहले इसके जो इंसिडेंस 1960s में जो स्टडी आती थी कहीं ना कहीं 22%, 23% के अराउंड होता था। अभी जो इसकी रिसेंट स्टडी 2020 वगैरह की जो स्टडी है, इसमें इसके इंसिडेंस 30 से 32% तक के इसके इंसिडेंस माने जा रहे हैं कि 30 से 32% तक जनरल पब्लिक में ब्लड प्रेशर है। यानी हर तीन 40 साल से ऊपर के लोगों में से हर तीन में से एक को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहेगी। रूरल एरिया में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की इंसिडेंस कम है, आज भी वहाँ पे रीजन जो भी हो कि वहाँ फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है या वहाँ लाइफ स्टाइल थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसमें वहाँ पे आज के टाइम पे जो ब्लड प्रेशर की इंसिडेंस है वो 20 से 22% रूरल एरिया में इसके इंसिडेंस है। बाकी अर्बन एरिया में 30 से 32% इसके इंसिडेंस 30 से 32% तक आ रहे हैं। जो इससे संभावित की पेशेंट जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक है हमें ब्लड प्रेशर हो गया,
हमें इसके क्या सिम्टम्स आना चाहिए या इससे संबंधित क्या क्या दिक्कतें होती है। ऐसा से कोई जरूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर की कोई डायरेक्ट सिम्टम्स ही रहे, इसे मेजर करके ही पता करा जा सकता है। सिम्टम्स होते हैं कि ठीक है, उसको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको घबराहट मतलब पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, चलने में सांस भरने की समस्या हो सकती है, लेकिन एक कतई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसको ऐसी समस्या हमेशा रहे। कई लोग रहते हैं कि हमें तो ब्लड प्रेशर मतलब हमें तो कुछ होता ही नहीं है, और आप बता रहे कि हमारा ब्लड प्रेशर 180 आ रहा। ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है कि आपको भली कोई सिम्टम्स नहीं लेकिन आपका ब्लड प्रेशर 180 आ रहा। तो बहुत हद तक इसके कोई सिम्टम्स नहीं भी होते, इसे मेजर करके ही पता लगता है, और इसे सिर्फ नापने में पता लगता है। एक और जो क्लिनिकल साइड में जो बड़ी दिक्कत होती है, ये उसको पता है कि उसको ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो दवाइयाँ रेगुलरली नियमित रूप से नहीं लेते, क्योंकि वो बोलते हैं हमें तो कुछ हो नहीं रहा, या बोलते जब हमें सिर दर्द टाइप का लगने लगता है हम तब दवाई ले लेते हैं। लेकिन ये कोई ऐसे सिम्टम्स बेसिस बीमारी नहीं है कि जब आपको लक्षण आए तब आपको दवाई लेना है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको दवाई रेगुलर ही लेनी पड़ेगी। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, जरूरी नहीं, सिम्टम्स की जो बात हुई अपनी केस में सिम्टम्स हेडेक, पाल्पिटेशन यानी कि घबराहट, कुछ ब्रेथलेसनेस, ऐसे कुछ इसके सिम्टम्स आए, लेकिन बहुत जरूरी नहीं कि इसके ऐसे कुछ सिम्टम्स आए भी। और सिर्फ ये चीजें आपको मेजर करके, आपको नाप के इसके थ्रू पता लग सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर है कि नहीं। और एक बार अगर किसी को ब्लड प्रेशर लेवल हो गया, या एक बार किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, या डॉक्टर ने उसको डिस्कस कर लिया कि भाई ये ब्लड प्रेशर है, तो फिर आपको उसकी मेडिसिन जो है आपको वो कंटिन्यू लेनी चाहिए, उसमें अननेसेसरी कोई चीजें नहीं होना चाहिए। इसके बाद कि ब्लड प्रेशर से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों की लोग जनरली सवाल आके पूछते हैं कि साहब ये जो आपने दवाई लिखी है इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, तो ब्लड प्रेशर तो मेरा बढ़ा हुआ आ रहा है। मेरा उनसे हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि आप इसके साइड इफेक्ट बाद में पूछना, पहले आप ये पूछें कि इस दवाई लेने से हमें फायदे क्या क्या है, और फायदे और नुकसान में अगर फायदे ज्यादा रहे तो आप इसकी दवाई लें। तो अगर फायदों की बात करें कि अगर पेशेंट जो ब्लड प्रेशर की इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट में जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है कि उसको 70% तक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है पैरालिसिस की। सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट कहलाता है, सीबीए कहलाता है, या अपनी जन सामान्य की भाषा में जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, उसको 70% तक संभावनाएं बढ़ जाती है स्ट्रोक होने की। लगभग में 70% तक संभावना है उसको हार्ट अटैक की भी बढ़ जाती है। 50% तक की संभावना है उसको। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके नहीं रखते, या ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल जिनका नहीं रहता, लगभग में 50% तक संभावना है किडनी से संबंधित बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती है। आंखों की खराबी होने की संभावना है, आंखों में जो हाइपरटेंशन रेटाइनोपैथी होती उसकी पॉसिबिलिटी भी 50% बढ़ जाती है। यानी कि जो मोटे मोटे तरीके से ब्लड प्रेशर से जो अंग जो इफेक्ट होते हैं, ब्रेन, हार्ट, जो आपकी आंखें, किडनी, ये जो चार अंग हैं, और जो आपकी जो वेसल्स, जो आपकी जो नसें होती हैं जिनमें एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज होती है, लेकिन जो अपन जन सामान्य में जो अपन को पता है चीजें कि इसके थ्रू क्या क्या हो सकता है, इसके थ्रू सबसे फर्स्ट कॉमनली जो होता है पैरालिसिस की संभावनाएं रहती है। नंबर 2 पे हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी रहती है। नंबर 3 किडनी की गड़बड़ होने की संभावनाएं रहती है। आंखों की होश में प्रॉब्लम की संभावना होती है। जो ब्लड प्रेशर की ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के बाद भी जो सामान्यतः इलाज नहीं ले रहे हैं, तो मैं उन पेशेंट को हमेशा यही समझाता हूँ कि इसमें अगर अपन 70% तक अपन भविष्य में स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी से बच रहे हैं, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी से बच रहे हैं, किडनी की पॉसिबिलिटी से बच रहे हैं, या आंखों की दिक्कत से बच रहे हैं, तो ये बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बचाव बहुत ज्यादा अच्छे हैं रिलेटिवली कोई एक दवाई की जो आप साइड इफेक्ट की चर्चा कर रहे हैं या उसके। मनीष जी, डॉक्टर साहब, मैं आपसे बीच में एक छोटा सा इंटरफेस करना चाह रहा था कि ये जो अपने को जिस तरीके से आपने सिम्टम बताए, तो क्या कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम ये ब्लड प्रेशर होने से रोक सकें? जो आपने बताया कि हमारी फैमिली हिस्ट्री से बहुत ज्यादा जुड़ा रहता है, क्या कोई हम अपने दैनिक दिनचर्या से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं? तो मैं बेसिक इसके बताने के बाद प्रिवेंटिव पे आऊंगा सर, तो उस पर डिटेल अपन डिस्कस करेंगे, 4-5 मिनट इस पर डिस्कस करेंगे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो ये इसकी जो पॉसिबिलिटी हुई कि ऑलमोस्ट ब्लड प्रेशर जो कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, कट ऑफ के साथ साथ इसके सिम्टम्स कैसे होना चाहिए, कैसे मेजर होना चाहिए, ये बेसिक्स अपना है ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर तो अपन को कैसे इसके क्या क्या संभावित प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या इससे संभावित दिक्कत हो रही है।
ट्रीटमेंट डेफिनेटली ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा ही हो सकता है, ट्रीटमेंट तो वो ही कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें ज्यादा फोकस बात है, जो सर का अभी क्वेश्चन है, सर के जिसके बारे में जन सामान्य को, जिसमें अपन को जागरूकता लेके आनी है, वो है कि इसके बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, या होने के बाद भी क्या क्या सावधानियां रखनी है। इसमें सिर्फ रिस्क फैक्टर एक ही है, रिस्क फैक्टर एक की जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, वही अकेला रिस्क फैक्टर होता है। या जो कोई ना कोई एडिक्शन वाले लोग हैं, एडिक्शन जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीजों के एडिक्शन से भी इसकी पॉसिबिलिटी होती है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा इसका फैक्टर है, स्मोकिंग एडिक्शन इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिनसे भविष्य में ब्लड प्रेशर की होने की संभावना रहती है। तो सबसे फर्स्ट शुरू करेंगे कि फैमिली हिस्ट्री एक ऐसी चीज है कि फैमिली हिस्ट्री से तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी घर में रही है तो उसको तो नहीं टाला जा सकता। लेकिन अगर कोई एडिक्शन है किसी को, एडिक्शन में स्पेशली स्मोकिंग या स्पेशली अल्कोहल, इन चीजों को जैसे आपको पता पड़ा है या जैसे आपको समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले इन चीजों को आपको बंद करना ही पड़ेगा। आज के टाइम पे जो स्टडी आती है कि भाई ब्लड प्रेशर के इंसिडेंस इतने ज्यादा क्यों बढ़े हैं, ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, इसका जो मुख्य दो कारण जो अभी रिसेंटली जो समझ में आते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट है फिजिकल इनएक्टिविटी। यानी कि जो आपके शारीरिक, जो आपका व्यायाम होना चाहिए, जो फिजिकल आपकी एक्सरसाइज होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं तक नहीं कर रहा है जितनी रिक्वायर्ड है। फिजिकल एक्टिविटी जो रिक्वायर्ड है, जो साइंटिफिकली जो मानी गई है, वैज्ञानिक तरीके से जो मानी गई है, उसमें सिर्फ ये है कि आपको डेली 20 मिनट वॉक करना है, आपको 20 मिनट चलना है, और 20 मिनट में पर आपको अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर तक आपको कवर करना चाहिए 20 मिनट में। और आप 7 दिन नहीं कर पा रहे, आप 5 दिन करें, 2 दिन आप गैप भी रखें, लेकिन एटलीस्ट इतनी फिजिकल एक्टिविटी कि आप 20 मिनट ब्रिस्क वॉक, 20 मिनट आप हर हफ्ते में 5 दिन कम से कम चले। और यही सब नहीं होने के कारण से यही सब कहलाता फिजिकल इनएक्टिविटी की कैटेगरी में आते हैं, ये सब चीजें फिजिकल इनएक्टिविटी कहलाती है। और यही जो यंग जनरेशन या जो ब्लड प्रेशर और जो कम एज में जो आने लगा है, या ब्लड प्रेशर की जो समस्या होने लगी है, उसका बहुत हद तक इसका रीजन फिजिकल इनएक्टिविटी है। तो जो स्पेशली इसमें मैक्सिमम जो लिसनर्स हैं या जो आज के सुनने वाले जो लोग हैं, इसमें मैक्सिमम इसी 3 या 4 डिकेड की एज के या सभी एज ग्रुप के लोग हैं। तो इसमें जो सबसे पहली जो चीज शुरू करना है फिजिकल इनएक्टिविटी। तो फिजिकल इनएक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा कि इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप इसको मतलब मोल नहीं सकते, आप इसको तोल नहीं सकते कि ये कितनी बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपको थायराइड का इशू है, आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, आपको डायबिटीज का इशू है, आपको अ, कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, लेकिन एक इनमें चीजें जो यूनिवर्सल रहेंगी, हर चीज में वो रहेंगी, घूमना, फिजिकल एक्टिविटी। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है, या डेली की जो एक्सरसाइज है, डेली का घूमना है, फिजिकल एक्टिविटी कोई भी फॉर्म में हो सकती है। आप मैदान में घूमें, आप जिम, या घर पे आपके पास में ट्रेडमिल है, आप उस पर दौड़ें। फिजिकल एक्टिविटी के कोई भी तरीके हो सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी ऐसी चीज है कि जो बहुमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। इसको आप जीवन में किसी चीज से, कितनी पैसों में, किसी चीज से आप नहीं तोल सकते कि फिजिकल एक्टिविटी अकेले से आप कितने बेनिफिट हो सकते हैं, कितने फोर्टिफाई हो सकते हैं। मान लो जैसे आप दवाई भी खाएं, तो अगर मान लो ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, तो सिर्फ वो ब्लड प्रेशर पे काम करेगी, शुगर पे काम नहीं करेगी। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी है जो आपके हार्ट पे भी काम करेगी, आपके कोलेस्ट्रॉल पे भी काम करेगी, आपके ब्लड प्रेशर पे भी काम करेगी, आपके थायराइड पे भी काम करेगी। तो फिजिकल एक्टिविटी इन सब चीजों में सबसे ऊपर है। मतलब मुझे पर्सनली, मेरे एक्सपीरियंस में जो मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी दवाइयों के भी ऊपर है। और थोड़ा सा जन सामान्य में एक चीजें रहती है कि दवाई खाना ज्यादा सरल है, ये सब चीजें, डेली एक्सरसाइज करना ये कठिन काम है। लेकिन काम डेफिनेटली ज्यादा ही अच्छा वो होता है जो थोड़ा सा कठिनाई से मिले या कठिन रहे। तो जो भी एज ग्रुप के पेशेंट, चाहे वो 20 साल के हैं, चाहे वो 30 साल के हैं, चाहे वो 60 साल के हैं, फिजिकल एक्टिविटी एक जीवन की शैली होना चाहिए, एक जीवन का अपना डेली रूटीन होना चाहिए कि आपको कम से कम 20 मिनट पैदल चलना है। सिर्फ पैदल जरूरी नहीं कि आप मॉर्निंग में ही चलें, कि आप दोपहर में ही चलें। आपको 24 घंटे में जब भी समय मिल रहा है आप पैदल चलें। 24 घंटे में जब भी पैदल चलना, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपका मान लो 1.5 किलोमीटर दूर आपका ऑफिस है, तो आप व्हीकल वगैरह यूज ना करके आप सिर्फ और सिर्फ आप पैदल चल सकते हैं। आप जहाँ पे आपका वर्किंग एरिया है, वहाँ पे कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप लिफ्ट की यूज कर रहे हैं, या जहाँ पे कुछ और दूसरी जगह चल के आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे भी आप पैदल चलने में वो भी फिजिकल एक्टिविटी की कैटेगरी में आएगा।
तो फिजिकल एक्टिविटी इनमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। सेकंड नंबर में इनमें आता है, तो वर्ड आता है एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और डाइटरी पैटर्न, जो दो और इसमें जो बड़े रिस्क फैक्टर बताए गए हैं। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वही अगेन की जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, और चेंज ऑफ डाइट पैटर्न की जो उनके डाइट पैटर्न में बदले हैं। स्पेशली जितने भी अभी जो जितने भी फास्ट फूड होते हैं, चाहे अपन उसके ब्रेड की बात करें, अपन पिज्जा की बात करें, अपन नूडल्स की बात करें, अपन पास्ता की बात करें, या चिप्स की बात करें, जितने भी जो फास्ट फूड जितने भी हैं, ये सब में ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट होता है। सॉल्ट कंटेंट कम रिलेटिवली जितने भी अदर अपने इंडियन फूड्स हैं, इनके कंपैरिजन में इनमें सॉल्ट कंटेंट काफी ज्यादा होता है। तो सॉल्ट एक बहुत बड़ा हमेशा रिस्क फैक्टर रहता है, या सॉल्ट एक बहुत बड़ा उसका कारण होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो दो जो अपने मोटे मोटे तरीके से जो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए या ब्लड प्रेशर पे ध्यान रखने के लिए दो जो मुख्य चीजें आई, एक तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, डाइटरी हैबिट्स, फिजिकल इनएक्टिविटी। तो फिजिकल इनएक्टिविटी के लिए घूमने जाना है। डाइटरी पैटर्न्स में बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में हाइपरटेंशन के ऊपर बहुत सारी ऐसे स्टडी हुई हैं कि जहां जहां जिन जिन कंट्री में ब्लड प्रेशर के पेशेंट कम है, कुछ ऐसे मेडिटेरियन कंट्री कहलाती है, उनके डाइटरी हैबिट्स में उनकी जो फूड हैबिट पे स्टडी हुई कि उनकी फूड हैबिट्स कैसे रहते हैं। तो फूड हैबिट्स में स्पेशली जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब जो हरी पत्तियों वाली सब्जी हैं, वो खाने से डेली जो अपने ड्राई फ्रूट्स रहते हैं विदाउट जो सॉल्टेड या विदाउट मतलब ऐसा बोला जाता है कि एक फिस्ट भर के एक मुट्ठी भर के जो ड्राई फ्रूट्स जिसमें मतलब वो सॉल्टेड ना होनी, तो क्या आज के समय में पिस्ता काजू इनमें देखते हैं कि वो फ्राइड भी आते हैं, साल्टेड आते हैं। तो सॉल्टेड और फ्राइड लेने में तो कुछ ना कुछ हार्मफुल ज्यादा होते हैं। और जो घर में जो अवेलेबल जो डेली हरी सब्जियां हैं या जो साबुत अनाज है, इनके ज्यादा से ज्यादा लेने में या इनकी स्टडी होने में ऐसा मानने में आया है कि जिन कंट्री में इनकी खपत ज्यादा है उनमें ब्लड प्रेशर के इंसिडेंस, ब्लड प्रेशर की संभावनाएं उन पब्लिक में कम रहती है। पहले के अपन अपने डाइटरी पैटर्न की बात करें और आज के अपन डाइटरी पैटर्न की बात करें, तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये चीजें चेंज हो चुकी हैं, और बहुत ज्यादा लास्ट 20 साल में इन चीजों में बदलाव आ चुके हैं। और अपने नीचे की जो जनरेशन है उनमें तो ऑलमोस्ट बहुत हद तक मेजर चेंजेस आए हैं उनकी डाइटरी हैबिट्स को लेके, स्पेशली बच्चों में। तो ये अलग अलग तरीके की डाइट हैबिट्स होती हैं, कुछ डैश डाइट कहलाती हैं, कुछ मेडिटेरियन डाइट कहलाती है, कि जिनके स्टडी में ये चीजें प्रूवन है या जिनके स्टडी में ये चीजें आई हैं कि प्रॉपर इन चीजों को फॉलो करने में या इन चीजों को मानने में कहीं ना कहीं इनमें बेनिफिट मिला है। आप लोग ये हमेशा देखते होंगे कि जब डॉक्टर बताता है कि ब्लड प्रेशर है, तो वो बोलते हैं कि आपको नमक कम खाना है या नमक नहीं खाना है। तो नमक कम खाना है, नमक नहीं खाने में लोगों को लगता है कि हम ऊपर से नमक नहीं खाएंगे, लेकिन कुछ कुछ अपने जो फूड्स हैं, स्पेशली जो अचार हैं, जो पापड़ हैं, वो वैसे ही इतने इनरिच रहते हैं सॉल्ट से कि उन चीजों को भी अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अकेला ऊपर से नमक खाना ही सफिशिएंट नहीं होता। इसमें और भी बहुत सारे जो कंसेप्ट नए नए हैं कि जो अदर जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें सोडियम कम होता है, तो डेफिनेटली उसकी कुछ स्टडी है कि रॉक सॉल्ट कंपेयर टू जो नॉर्मल अपन सॉल्ट लेते हैं उसके कंपेयर में रॉक सॉल्ट थोड़ा सा बेनिफिट हो, तो उससे बेनिफिट हो सकता है, लेकिन उसके भी एक लिमिटेड यूज ही करना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि उसको कितनी भी अपन यूज कर सकते। से लास्ट मेरा इसमें जो एक मेजर जो कंसर्न है, बाकी डिस्कशन में और बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन मेरा इसमें जो एक और मेजर कंसर्न है कि आपको अगर अपने जनसामान्य में या पब्लिक में एक चीज जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, जैसे किसी को बताया कि आपको ब्लड प्रेशर है, तो तुरंत वो बहुत अवेयर हो जाता है, बहुत सारी चीजें फॉलो करने लगता है, वो योगा से इसका ट्रीटमेंट ढूंढने लगता है, मेडिटेशन से इसका ट्रीटमेंट ढूंढने लगता है, या घूमने से इसका ट्रीटमेंट ढूंढने लगता है। अगर आपको प्रॉपरली कोई इनमें से कोई प्रॉब्लम हुई है, या अगर इनमें से ब्लड प्रेशर आपको लेवल हुआ है, जो मेडिसिन है वो तो लेनी है। ये चीजें आप साथ में रखें, आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। हेल्प कैसे करेंगी कि आपको बहुत सारी उसकी फर्दर दवाई नहीं बढ़ेंगी, दवाई आपकी बार बार चेंज नहीं होंगी, आपको बार बार उसमें जो और कॉम्बिनेशन की दवाई होती है वो नहीं लेनी पड़ेंगी। लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है, प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर जिनको नहीं है, वो अगर योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो डेफिनेटली उनको पॉसिबिलिटी फ्यूचर में ब्लड प्रेशर होने की कम हो जाएगी। लेकिन
अपने यहाँ उल्टा होता है कि जैसे ब्लड प्रेशर डायग्नोस हुआ वो अगले दिन से योगा क्लासेस जाना शुरू करते हैं। तो योगा उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। योगा एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, जिनको नहीं है या जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो वो लोग योगा करें। अपने यहाँ होता क्या है कि जैसे ब्लड प्रेशर बताया उसके बाद वो योगा करेंगे, ठीक है, उससे बेनिफिट होगा, लेकिन वो प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे अदर तरीके से बहुत सारे कुछ ना कुछ कंसेप्ट चलते रहते हैं, जो मैंने सोशल मीडिया का जैसे बताया था कि इसके थ्रू कम हो जाएगा, इसके थ्रू कम हो जाएगा। तो जब तक बहुत कोई वो चीजें प्रूवन ना हो, कोई चिकित्सक ने सलाह नहीं दी है, ऐसे कोई उपयोग ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर लेवल है तो डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और जो प्रूवन ट्रीटमेंट है उन्हीं चीजों को आप फॉलो करें। मेरे ख्याल में इसमें मैं लास्ट जब था तो इसमें डिस्कशन बड़ा इंटरेक्टिव रहता है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के क्वेश्चन का वेट करूंगा और आपके मन की भ्रांतियों का जवाब देना ज्यादा उसमें की बहुत सारी चीजें अपनी क्लियर हो। थैंक यू डॉक्टर मनीष, आपने बहुत ही सरल शब्दों में बातें कही हैं। आप आगे बात शुरू करें मनीष, उसके पहले हमें एक और छोटा सा इशू हमारे दिमाग में चल रहा था कि ये जो इसकी जो रिलेटेड आपने भी बताया, इसकी जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि जैसे अभी आप बोले थे स्ट्रोक हो जाता है, इसको हम लोग लकवा बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो जब भी आपको बीच में समय मिले तो जरूर बताइएगा कि इससे जो ब्लड प्रेशर के कारण जो लकवा होता है, यदि ब्लड प्रेशर हम नॉर्मल अपना रखते हैं या किस लेवल तक बढ़ जाता है तो लकवा होता है, इस तरह के कुछ प्रश्न लोगों के मन। प्लीज हेमंत जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपना परिचय देके बात शुरू करिए। जी हाँ, मैं हेमंत गुप्ता ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। आवाज आ रही है आपकी आवाज? जी जी जी। मैं आपसे मैं 2-3 मेरे पॉइंट्स हैं, मैं आपको क्रमबद्ध एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि एक एडल्ट के लिए 60 प्लस के लिए नॉर्मल बीपी क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, आप क्वेश्चन बोलने में फिर एक सभी का आंसर एक साथ करता हूँ। हाँ, दूसरा वाला ये है कि जैसे मैं अपने बारे में ही बताता हूँ कि जैसे जब मैं योगा मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के बाद आता हूँ, जब मैं अपना बीपी चेक करता हूँ तो मेरा बीपी 80/20 120 आता है, ठीक है। मैं जब वो चेक करने वाला जो बंदा होता है वो कहता है कि सर आपका बीपी लो जा रहा है, जबकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ योगा करने के बाद मैं, और जैसा आपने बताया कि रेस्ट करने के बाद मैं 5-7 मिनट 10 मिनट वेट करने के बाद मैं देखता हूँ तो मेरा रेगुलरली फ्रिक्वेंटली हर मंथली चेक करता हूँ तो 80/120 80/120 ही मेरा आता है, या कभी 25 हो जाता है। तो क्या ये मेरे लिए डाउटफुल, मतलब क्या मेरी एज अभी 61 चल रही है, तो क्या ये मेरे लिए कोई बीपी के संबंधित कोई क्वेश्चन मार्क वाली बात है या इट्स ओके? आपकी बीपी एकदम 120/80 आ रहा है, डेफिनेटली 61 आप रन कर रहे हैं, आपका बीपी कंप्लीटली नॉर्मल है, ये कोई हाइपरटेंशन नहीं है। जैसे 60 प्लस से 60 साल के ऊपर है, जो आपका पहला क्वेश्चन था। हाँ, जनरली ऐसा होता है, मतलब जनरली ऐसा माना जाता है कि एज बढ़ने के साथ साथ बीपी बढ़ता है। उसका रीजन ये है कि जो धमनियां रहती हैं, जो आर्टरी रहती हैं, उनके अंदर एक एथेरोस्क्लेरोटिक कहलाते हैं, मतलब उनमें अपन अपनी भाषा में बोले तो कैल्शियम टाइप का जमा होने लगता है, वो कड़क होने लगती है, तो उनका बीपी ज्यादा रहता है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपका मतलब एज अगर 60 है तो बीपी 140 होना चाहिए। आपका कोई ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है 140। और मेडिसिन लेने का आपका जो क्वेश्चन था कि मेडिसिन वगैरह लेना चाहिए, तो मेडिसिन का क्या रहता है कि सिर्फ ब्लड प्रेशर 140 आनी है, अकेला उसमें क्राइटेरिया नहीं है मेडिसिन लेने का। साथ अगर जैसे 60 ईयर एज है तो जरूरी नहीं कि 150 ब्लड प्रेशर तक भी उसको दवाई लिखी जाए। सबसे बेस्ट, अगर उसका कॉन्स्टेंटली 150 आ रहा है तो उसको सबसे पहले जो एडवाइस है वो चीजें फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप योगा वगैरह के लिए बता ही रहे हैं। जैसे जो मेरे इसमें टॉपिक में जो था, जैसे आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है, आपको नहीं है ब्लड प्रेशर, तो आप आइडियल कैंडिडेट हैं योगा और इन सब चीजों करने के। फ्यूचर में आपको इन चीजों की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी कि आप हाइपरटेंसिव हो। आपको इन चीजों का बेनिफिट हमेशा लाइफ टाइम मिलेगा। हो सकता है आप काफी सालों से कर रहे हो और उन्हीं चीजों से मिले कि आप उस 30% में नहीं, आप वो अच्छे 70% में हैं, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिल भी रहा है। और अच्छा, क्या कि एज, जैसे मान लो जनरली जो प्रैक्टिस में है कि अगर पेशेंट का बीपी 60 प्लस का है, 150 से ज्यादा बीपी आ रहा है, साथ में उसको और भी कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, मान लो उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो ही जरूरी होता है कि इसको दवाई दी जाए। नहीं तो 140 150 टच करने पे भी बहुत बार दवाई नहीं दी जाती, उसको फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, इन्हीं चीजों पर रखा जाता है, कोशिश करी जाती है कि इन्हीं चीजों से
प्राइमरी लेवल पर कंट्रोल करें। अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है तो डेफिनेटली उसको दवाई शुरू करनी पड़ती है, साथ में कोई अदर बीमारियां हैं तो करनी है। और जैसे जिनने आपको बोला है कि 120/80 आपका कम आ रहा है, आपका बिल्कुल कम नहीं है, आपका बीपी एकदम ना, बिल्कुल ना रहा। और आपकी और जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आप कंटिन्यू। अब दूसरा क्वेश्चन और है इसके साथ में, जैसे एक पेशेंट है, वो उनको बीपी, उनको क्या है, पैरालिटिक अटैक हुआ है, ब्रेन हेमरेज टाइप का एक्सीडेंट हुआ था, ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो डॉक्टर ने उनका जब बीपी नापा तो बीपी की टैबलेट उनको दी। अब वो क्या करते हैं कि जब अपने घर पे चेक करते हैं तो जब उनका बीपी थोड़ा सा कम हो जाता है तो बंद कर देते हैं, और जैसे ही उनका लगता है कि बीपी बढ़ा हुआ है तो गोली चालू कर देते हैं। तो क्या ये पॉसिबल ऐसा होना चाहिए या रेगुलर उनको गोली लेनी चाहिए? रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। बहुत सारी दवाइयां भी होती हैं, मतलब बहुत सारी रिसेंट मेडिसिन है, वो जैसे किसी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर आ रहा है तो उसको कम नहीं कराती। मतलब आपको ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड प्रेशर 120 है, मान लो आज आपने दवाई नहीं ली तो वो 100 नहीं कराएंगी, सिर्फ वो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर पर एक्ट करती है कि आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर रहेगा। और कई दवाई ऐसी होती हैं जो टेलमिसर्टन ग्रुप है, एम्लोडिपिन ग्रुप है, जो जनरली कॉमनली यूज होती है, इनका बहुत बार 7-7 दिन तक एक बार असर रहता है। लेकिन ये लापरवाही है। आपको बीपी नाप के नहीं, आप अगर हाइपरटेंसिव हैं तो आपको मेडिसिन कंटिन्यू लेनी ही पड़ेंगी। इसका बुखार का इलाज नहीं होता कि आज बुखार आए तो मैंने पैरास्टामोल खा ली। ये आपको कॉन्स्टेंटली लेनी पड़ेगी। और ये भी मन में बिल्कुल भ्रांति नहीं होना चाहिए कि आज मेरा बीपी नॉर्मल है, अगर हम गोली खाएंगे तो हमारा बीपी कम होगा। बीपी आपका कम नहीं होगा, वो उनका सिर्फ बॉडी की मैकेनिज्म जो रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की मैकेनिज्म जो रहती है, उसको कंट्रोल का काम रहता है। उनको कोई नॉर्मल पेशेंट के कम करने के लिए जरूरी नहीं है। मान लो टेलमिसर्टन गोली है, 40 मिलीग्राम की गोली आती है, वो 120 ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है वो भी खा ले तो ऐसे नहीं कि उसका बीपी 90 हो जाए, उसका बीपी नहीं। लेकिन हाँ, उसको 120 वाले को खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका कम नहीं होगा। तो ये हैबिट्स, ये प्रैक्टिस एकदम रॉन्ग है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जो उनको स्ट्रोक वगैरह हुआ है, स्ट्रोक जो उनको हुआ है वो स्ट्रोक हुआ ही बेसिकली पहले से ब्लड हाइपरटेंसिव होंगे, उसमें लापरवाही रही हो तो एक मेजर रीजन रहा होगा। और मैं सर का क्वेश्चन यहाँ ये कवर करना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई ऐसी कट ऑफ नहीं है, किसी का 180 के ऊपर बीपी गया तो उसको स्ट्रोक हो ही जाएगा, 240 बीपी भी स्ट्रोक नहीं होगा। ये तो ये अलग अलग मैकेनिज्म है कि किसको हो जाए, किसी को 180 पे भी स्ट्रोक हो जाता है, किसी को 240 पे भी होता है, इससे कोई कट ऑफ नहीं है। ये चीज जरूर है, जो लंबे समय से हाइपरटेंसिव पेशेंट है, लंबे समय से ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, जो रेगुलर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, उनको जरूर पॉसिबिलिटी होती है फ्यूचर में ये और मैंने 70% वगैरह जो बताए थे वो इनको ब्लड जनरली स्टडी ऐसी होती है कि भाई एक जो है उन्हें कभी दवाई ली, उन्हें मेडिसिन ली नहीं अच्छे से, और एक जो ग्रुप है जिनने मेडिसिन अच्छे से ली, तो दोनों में फ्यूचर में क्या अंतर आए, फ्यूचर के आउटकम में क्या अंतर आए, उसी की बेसिस पे है कि जो बोला जा रहा है कि 70% तक ये भविष्य में स्ट्रोक की संभावनाएं कम करते हैं, भविष्य में पैरालिसिस की 50% कम करते हैं। तो वही स्टडी है कि जिनने ब्लड दवाई अच्छी ली उनको स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी रही, जिनने दवाई अच्छी नहीं ली उनको 50%। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब एक क्वेश्चन और है, अभी राजू श्रीवास्तव और जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उन लोगों की एक्सरसाइज करते करते उनको ये बीपी की प्रॉब्लम जो है, उनको हार्ट अटैक आया है, ये व्हाट इज द रीजन? अभी आपने कहा कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिएगा, और वो लोग तो हमसे ज्यादा रेगुलर फिट रहते हैं, मेडिकली उनके साथ डॉक्टर्स रहते हैं, फिर भी वो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसका रीजन मैं सर बताता हूँ। जैसे क्या है कि सिर्फ ये सब बीमारी जितनी है सिर्फ इनका सिंगल रीजन नहीं है कि अपन सिर्फ एक फ्रेम में उन चीजों को नहीं ला सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई आदमी 50 साल से दारू पी रहा है, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को 5 साल में ही दिक्कत हो गई दारू पीने से, किसी को 10 साल में उसका लीवर खराब हो गया। तो ये कोई सिर्फ सिंगल फॉर्मूला नहीं है कि सिर्फ वो फिजिकल एक्टिविटी अकेला एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है। ये क्या है, स्पोर्ट्समैन जैसे है, गांगुली है, आपकी कपिल देव थे, ये सब तो पुराने एक राउंड स्पोर्ट्समैन है जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल प्रॉपर चलती है, उनको भी है। मान लो उसमें उनमें मान लो कोई एडिक्शन की हिस्ट्री है, मान लो उनके कंटिन्यूअस अल्कोहल की हिस्ट्री है, हाँ, ये हिस्ट्री है। क्योंकि सिर्फ क्या होता है कि ये सिर्फ एक मतलब जैसे मैं बताऊं, जैसे एक और अदर एक लेमन एग्जांपल दूं कि अपन हमेशा सुरक्षित अपनी कार 40 के ऊपर चलाते हैं तो अपना एक्सीडेंट होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन हाँ, 100 पे चलाओगे तो संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, 100 पे चलाओगे तो आपकी संभावनाएं ज्यादा रहेंगी एक्सीडेंट होने की, 40 पे कम रहेंगी। लेकिन ये नियम नहीं है कि 40 वाले का कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता।
ऐसी ये है भाई, ये अच्छी चीजें हैं, ये अच्छी चीजें फॉलो करनी है, इनसे ठीक है। संभव कोई चीजों की होने की कम हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम अपन को कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन ये बताई हुई चीज है, मतलब सही। भगवान को मानना नहीं मानना अलग चीज है। हाँ ठीक है। भगवान को मानते रहेंगे तो हो सकता है कि अपन के अंदर थोड़ी शांति रहे करके, सही बाकी सही। कि जो भगवान को मार रहा है वो उसको भगवान दुखी नहीं देगा। तो ऐसी ये चीजें हैं। ओके। इसमें डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा इंटरफियर मैं भी करना चाह रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेस नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज की भी क्योंकि एक लिमिट है। तो ये जो लोग हमारे सेलिब्रिटी हैं वो बिल्कुल यंग बने रहने के लिए बहुत कुछ ज्यादा एक्सेस कर लेते हैं, वो भी एक समस्या है। अति सर्वत वर्जित वाली स्थिति भी है ना। बिल्कुल, वो क्या है 55-60 कि उनकी जो रूटीन डेली प्रोटोकॉल्स हैं, डेली डाइट के हैबिट्स में वो क्या यूज कर रहे हैं, ये भी भगवान के ही परे हैं। मतलब जैसे वो श्रीदेवी वगैरह का वो कीटो डाइट के बाद हुआ था, तो ये सब चीजें भी मतलब उनकी लाइफ। और एक वो करके था, एक बहुत बॉडी बिल्डर, वो डांस उसमें आता था, सिद्धार्थ। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिए। मैं पन्ना से सीता चतुर्वेदी सर। मेरा सर ये क्वेश्चन है कि मेरा छोटा भाई है, तो उसको बीपी की भी समस्या है, बट उसका बीपी नॉर्मल रहता है और शुगर की भी अच्छा खाता है और बढ़िया अच्छी नींद भी लेता है। दवा बीपी की तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन शुगर की दवा कंटिन्यू ले रहे हैं खाने के पहले। लेकिन सर वो बोल रहा है कि जैसे उठने में उसके पैरों में बल नहीं मिलता, सीढ़ियां चढ़ने में बोलता है सब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वो तकलीफ होती है, बल नहीं मिलता पैरों में। तो सर इसका क्या रीजन हो सकता है? एज क्या होगी? एज सर 50 है उसकी, 52। और सेकेंड डायबिटीज वगैरह कितने साल से है? डायबिटीज 5-6 साल हो गया सर। शुगर कंट्रोल रहती है? हाँ बिल्कुल। इसकी पॉसिबिलिटी जो है, इसमें जो पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो जी। इस चीज की कुछ ना कुछ उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी या शुगर से रिलेटेड एक कॉम्प्लिकेशन है, शुगर से संभावित कोई दिक्कत है। इस चीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है कंपेयर टू मतलब एक ये टोटली एक कोई ना कोई डॉक्टर को दिखाने की या उससे संबंधित चीजें हैं। ऐसे डायरेक्ट इसका आंसर देना पॉसिबल नहीं है कि रीजन एकदम से क्या हो सकता है, पर्टिकुलर रीजन क्या हो सकता है इसका। अच्छा सर, ये पूरा जो है उसके पूरे चेकअप हो चुके हैं, डॉक्टर के कंसल्ट में रहते हैं, लेकिन ये नई समस्या बता रहे हैं। इसके बारे में डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप घूमिए और ठीक हो जाएगा, लेकिन फायदा नहीं मिल रहा उनको। ये प्योर मतलब जो है, ये मतलब कंसर्न कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पे जो भी फिजिशियन या जो भी डॉक्टर हो वहाँ पे अच्छे, उनको एक बार आप दिखा के उन्हीं से इस चीज का सोल्यूशन हो सकता है। मतलब कोई ऐसे तो बता पाना कॉज मतलब टॉप पॉसिबल नहीं है। जी जी सर, थैंक यू सर। जेपी आनंद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे वो अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद ये अपने साथ में आर.एल. राउत हैं, मनीष त्रिवेदी हैं, उनका नंबर रहेगा, देवेश ध्यान रखेंगे। सभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल को लेके, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने घटने से बीपी का क्या संबंध है। दूसरा, आपने ब्रिस्क वॉकिंग का जो बताया, जो कि स्टैंडर्ड मतलब 11 मिनट में 1 किलोमीटर है, वो मुझसे हो नहीं पा रहा है। कोई घुटने का प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, ये दोनों के मेरे को समस्या। कोलेस्ट्रॉल एक अलग रिस्क फैक्टर है, ब्लड प्रेशर एक अलग रिस्क फैक्टर है। ऐसा दोनों का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल होगा उनको ब्लड प्रेशर होगा, या जिनको ब्लड प्रेशर होगा उनको कोलेस्ट्रॉल होगा। दोनों ये अलग अलग चीजें हैं। ऐसे डायबिटीज भी जो है वो अलग रिस्क फैक्टर। हाँ, इनमें जरूर ये देखने में आता है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनमें ब्लड प्रेशर की होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, लेकिन दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें हैं। मतलब इनको दोनों को एक साथ लिंक नहीं किया जा सकता। ये जो मेरा कंसर्न है, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी का जो मैंने बताया था, वो डेफिनेटली नी आर्थराइटिस है अदर और साथ में कोई प्रॉब्लम, तो वो चीजें फॉलो नहीं करी जा सकती। लेकिन फिर 20 मिनट में कम से कम जितना भी अपना पॉसिबल हो, मान लो 20 मिनट में अपन बिना रुके अगर 20 मिनट में अपन 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर जितना भी कवर कर पा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड नॉर्म से कि भाई इतना होना चाहिए। मान लो अपन उतना नहीं भी कर पा रहे तो अपन करते रहे, मतलब उससे फायदा, उससे कोई लॉस नहीं होगा। उतना अगर नी आर्थराइटिस है तो अपन चलने में दिक्कत रहेगी, लेकिन वो आप जो चलते रहे उससे आपको फायदा होगा। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैन साहब को भी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। मेरे 2 क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि एक तो बीपी के लिए कहीं बेलपत्र का उपयोग बताया जाता है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, ये मान रहा हूँ, बाकी मिसेज को था पिछले 3 वर्षों से
6 माह से वो बेलपत्र का यूज किया उन्होंने मॉर्निंग में, खाली पेट एक बेलपत्र लेकर के वो पानी के साथ लिया, और अब 6 महीने के लगभग, तो इसके बाद वो नॉर्मल मैंने 160 से अब वापस 120 130 पे आ रहा है। तो ये अच्छा, टेबलेट ली 2 साल से, टेबलेट भी ले रही थी और अभी पिछले 6 महीने से बंद कर दी। बीपी नॉर्मल आ रहा है वो बेलपत्र के कारण। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर इसके बारे में सीधा सा मेरा जो विचार है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उनको पहले हाइपरटेंशन नहीं रहा हो, ठीक है, वो फॉल्सली कि वहाँ डॉक्टर के यहाँ गए, वहाँ पे जाने के बाद 160 आया, घर पे उनका हमेशा नॉर्मल रहता हो। एक पॉसिबिलिटी तो है कि हर महीना या 20 दिन में वो टेबलेट चलती थी एक 10 mg या 20 mg वाली कोई सी, और 30 दिन बाद वापस एक, अभी पिछले 3 वर्षों से चल रहा था, लेकिन अभी साल भर से वो थोड़ा सा और कम हो गया है बेलपत्र कारण। तो क्या ये हानिकारक भी हो सकता है? बेलपत्री मतलब मुझे नहीं लगता कोई ऐसे डायरेक्ट हानिकारक होगी, बेलपत्री खाना हानिकारक नहीं हो सकती, लेकिन मान लो अगर ब्लड प्रेशर है, आप कॉन्स्टेंटली मेजर करते रहें, अगर आपका बीपी नॉर्मल आ रहा है तो डेफिनेटली आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही दवाई लेने की जरूरत। लेकिन अगर, क्योंकि क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसे जो जितनी भी बेलपत्री और ये सब चीजें होती हैं उसमें मेरा ऐसा मानना होता है कि कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट है। अच्छा जी सर। चीजों में बहुत हद तक साइकोलॉजी का भी बहुत हद तक रोल होता है। साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि हम महादेव जी के यहाँ गए, वहां से बेलपत्र लेके आए, उसको खाया तो हम नॉर्मल हो गए, ऐसा कुछ। अच्छा, दूसरा एक और प्रश्न पूछ रहा था मैं जी, इस मामले में केवल इतना कहना है कि इसके संदर्भ में कोई ऑथेंटिक स्थिति नहीं है किससे क्या होगा, है ना। नहीं है, मैंने तो भी इसमें हमारे डॉक्टर साहब आपको ऐसी कोई सलाह नहीं दे सकते कि आप इसमें क्या करेंगे, आपका अपना खुद का विश्वास है, लेकिन जो एलोपैथिक चिकित्सा की स्थिति है उसके हिसाब से इसका कोई क्वेश्चन है मेरा थोड़ा सा सर, एक क्वेश्चन और सेकंड, ये साइटिका से संबंधित क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। साइटिका के लिए भी कुछ मतलब इसमें बीपी, वैसे बीपी मेरा नॉर्मल है और पिछले 3 माह से साइटिका से त्रस्त हूँ मैं। तो इस जैसे बीपी नॉर्मल आता है तो इसका बीपी से कोई साइटिका के लिए मैन ये है कि कुछ ना कुछ वो नर्व कंप्रेशन के कारण से, वर्टिब्रा में नर्व कंप्रेशन के कारण से दिक्कत होती है। हाँ, वो L3 L4 में बता रहे हैं, कुछ MRI में L3 L4 का आया, तो इसमें बीपी से तो कोई संबंध नहीं है सर? कोई संबंध नहीं है। साइटिका का सिर्फ जो डायरेक्ट ट्रीटमेंट है या साइटिका के लिए जो चीजें फॉलो करना चाहिए वो सिर्फ ये चीजें हैं कि आप फिजियोथेरेपी वगैरह जो आपके वहाँ पे अच्छा पॉसिबल सेंटर हो, आप फिजियोथेरेपी कराएं कोई अच्छे से आदमी से, तो वो चीजें इम्प्रूव हो जाती हैं। और साइट का जनरली 1 से 1.5 साल में अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक होता है, कोई बहुत इसमें एक्टिवली कुछ नहीं करना चाहते। सेकंड में जो बेलपत्री के लिए मैं ऑफिशियली आपके, ठीक है जैसे सर ने बोला ही है, लेकिन आप बीपी करते रहें। हाँ, वो तो मतलब वो क्या है कि अपन मशीन भी लेके आ गए वो इलेक्ट्रॉनिक वाली, तो 15-20 दिन में टेस्ट करते रहते हैं, वो करते हैं, है ना सर? जी जी, थैंक यू सर। हाँ सर, मेरी एज जो है 52 ईयर्स है। पहले तो थैंक यू सर आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और मुझे सर बीपी अभी बीच में 1-2 बार मेरा 160 अब वो 160 गया, 162 161। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को दवाई दी थी, नहीं दवाई कंटिन्यू रख रहा था, मैं टेलिस्टा डी ले रहा था, पर उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही सर कि एकदम कभी एकदम कम हो जा रहा बीपी। तो वो क्यों हो रहा है? क्या टेलिस्टा डी, जैसा अभी आपने बताया कि बीपी की टेबलेट के कारण मतलब कभी बीपी कम नहीं होता, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार मतलब ये देखता हूँ कि 170 हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है सर? मेडिसिन जहाँ से शुरू करते हैं उनसे एक प्लान जैसे टेलिसर्टन उससे कम नहीं होगा। इसके डोज वगैरह जो है, जैसे आप डी ले रहे हैं उसकी जगह प्लान टेलिस्टा 20 से अपन शुरू कर सकते हैं, टेलिसर्टन 20 से शुरू कर सकते हैं, या जी आप कुछ दिन के लिए मतलब जैसे 160 आपके कॉन्स्टेंटली 160 आ रहा था बीपी, मतलब ऐसे ज्यादातर नहीं सर कांस्टेंट नहीं था, वो एक बार गया था। हाँ, इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं, आप 2 चीज करके दे सकते हैं, या तो प्लान टेलिसर्टन 20 mg से शुरू करें जिसमें सिर्फ 20 मिलीग्राम टेलिसर्टन अकेला हो, इसमें क्योंकि 40 मिलीग्राम टेलिसर्टन होगा, साथ में इंडिपेमाइड होगा जो टेलिस्टा डी आप ले रहे हैं। तो प्लान टेलिसर्टन 20 से शुरू करें, उसके बाद आप अपना बीपी मॉनिटर करें।
सेकंड, इसमें एक और पॉसिबिलिटी जो दूसरी और है, जिसकी संभावना कितनी सही हो नहीं पता, कि आप कुछ दिन के लिए मेडिसिन बंद करके आप कॉन्स्टेंटली बीपी नापें कि आपका बीपी रहे कितना रहा है, घर पे सर नापें, ठीक है ना। जी और अगर बीपी आपकी मैक्सिमम मतलब 50% से ज्यादा आपकी रीडिंग जो है, 50% से ज्यादा की अगर आपकी रीडिंग है, अगर वो इसके ऊपर जा रही है 140 के ऊपर जा रही, तो फिर आप मेडिसिन 20 से शुरू करें। दो में से आप एक चीज जी चूज कर सकते हैं, या तो आप 20 कर लें या फिर कुछ दिन बाद में 15-20 दिन मॉनिटर करने के बाद फिर शुरू करें। हाँ सर, मेरी वाइफ का भी एक्चुअली में इनका बीपी कम हो जाता है, ये करीब 79 97 तक ऐसा जाता है। तो नॉर्मल है, जो मैंने उसको 95 इस पे डिस्कस किया था, ये नॉर्मल बीपी है, जी ये कम बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल मतलब। सर, तो डेली अगर जैसे मॉर्निंग एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक जो है, इसको ये अगर बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं तो बिल्कुल ये हेल्पफुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। सर, दिस इज AK शर्मा फ्रॉम चेन्नई। मेरे दो छोटे क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज द पल्मोनरी बीपी एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम द कन्वेंशनल बीपी। सर सर यस यस प्लीज। तो जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, एक एंटायरली डिफरेंट चीज है। ये ब्लड प्रेशर, इसमें कोई मतलब हाइपरटेंशन मतलब जो अपने हार्ट का जो अपन नाम से नाप के देख रहे हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हार्ट के अंदर आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि पल्मोनरी आर्टरी जो जो अशुद्ध रक्त है वो राइट लंग में लेके मतलब लंग से जो मतलब हार्ट में कनेक्टेड रहती है। ये पल्मोनरी ऐसा मेजर नहीं किया जा सकता जैसे अपन बीपी मेजर करते हैं, सब ये मेजर नहीं किया जा सकता। ये It's पल्मोनरी no way, okay, it's no way related to your conventional BP. नो सर, entirely different, entirely Right, sir. different. Right, sir. एक और क्वेश्चन है डॉक्टर, आई गॉट इट नाउ। व्हाट इज द अलार्मिंग लेवल ऑफ द ब्लॉकेज, कि हमको कई बार पता नहीं चलता कि बॉडी में कितना ब्लॉकेज है, सो अलार्मिंग लेवल क्या है उसका ब्लॉकेज, और इसके बारे में यदि आप बता सकते हैं कि कैसे पता चले। तो अपन सिर्फ कार्डियक की बात कर रहे हैं, मतलब हार्ट से संबंधित बात हो रही है। एग्जैक्टली। तो हार्ट मतलब अलार्मिंग ब्लॉकेज जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जो जैसे जो 45 प्लस वालों को ऐसा माना जाता है कि हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर है, फीमेल में 55 के ऊपर माना जाता है कि हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर है। तो जो नॉर्मल अपनी फिजिकल एक्टिविटी है, या अपन कहीं भी ऑफिस जाते हैं, कहीं पे अपन स्टेयर चढ़ते हैं, अगर मान लो सबसे फर्स्ट सिम्टम्स है कि उसको चढ़ने में हाँफी आ रही है, चलने में हाँफी आ रही है, तो ये डेफिनेटली कुछ अलार्मिंग या कुछ ना कुछ इसमें सोचने की चीजें हैं करके, कुछ ना कुछ इसमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट जो उसका सिम्टम्स है वो ब्रेथलेसनेस, सांस भरना, सबसे फर्स्ट जो सिम्टम्स आएगा। बाकी अदर ये सब उसके जो अलार्मिंग कॉज होते हैं कि भाई वो डायबिटिक तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, उसका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, ये उसके और साथ में फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो अलार्मिंग जो सबसे फर्स्ट सिम्टम्स है, ये एंजाइना कहलाता है। एंजाइना यानी कि एक्सर्शन के साथ में चेस्ट पेन होना, एंजाइना मतलब चेस्ट पेन होना हार्ट के कारण से। तो उसको कोई एंजाइना की हिस्ट्री तो नहीं हो रही, उसको कोई ब्रेथलेसनेस तो नहीं हो रहा, ये उसका मेन अलार्मिंग सिम्टम्स रहेगा कि अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। Okay, thank you so much, Dr. Manish. It's always a privilege to listen you on this IOIC platforms. Thank you so much. मैं क्षमा सहित प्रश्न रखूंगा, क्योंकि संभव है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो मैं प्रश्न का उत्तर भी हो चुका हूं। मैं दो बातें जानना चाहूंगा। एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के बाद जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है ब्लड प्रेशर की गोली, तो जैसे किसी भी रोग में जब हम हील अप हो चुकते हैं तो रोग दवाई बंद कर देते हैं, पर इसमें एसेंशियल बीपी कह के लॉन्ग लाइफ दवाई चलती है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब किसी को एंजियोप्लास्टी हो चुकी है तो दवाइयां लगातार आप कब तक जारी रख सकते हैं, क्योंकि अब एक बार कर दी आपने रिकवरी के बाद तो उसको बंद होनी चाहिए, तो ये क्यों लगातार रहती हैं दवाइयां? थैंक यू सर। दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे फर्स्ट, बीमारी दो तरीके की होती है, एक कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स मतलब संक्रमणशील बीमारी, दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स जो फैलती नहीं है। जो कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कोविड था, जैसे मलेरिया है, टीबी है, इन बीमारियों का तो इलाज पूर्णतः संभव है। ये बीमारी एक बार होने के बाद, इनका ट्रीटमेंट लेने के बाद में ये बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन जो ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, हार्ट की बीमारी है, ये एक बार होने पे ये इनका उन्मूलन नहीं होता, इनका एलिमिनेशन नहीं होता, ये सब कंट्रोल होती हैं। दोनों चीजों में बहुत अंतर है। एक बीमारी को एलिमिनेट हो जाना, खत्म हो जाना, और दूसरा बीमारी का कंट्रोल होना। तो चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो हार्ट की बीमारी है, ये सब कंट्रोल की कैटेगरी में है। एक बार जो हो गया
सो हो गया। अब आपको लाइफ टाइम इसको कंट्रोल ही कर सकते, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। बाकी सिर्फ इन्फेक्शियस बीमारी जो होती है वो खत्म हो जाती है। इन नॉन इन्फेक्शियस बीमारियों में नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स में ये रूल फॉलो नहीं होता। ये तो एक बार जो दिक्कत हो गई सो हो गई, वो आपको लाइफ टाइम ही लेनी पड़ेगी। ये दवाई कभी बंद नहीं होती, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो। और हार्ट के पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम हुई है उनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। मेरा एक प्रश्न ये था सर इससे रिलेटेड कि जनरली लोग जो है बीपी की मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीनें घर में रख लेते हैं, और इसी तरह से डायबिटीज जो है नापने की रख लेते हैं, लेकिन जब उससे आदमी नापता है तो उसमें वेरिएशन बहुत आता है। तो लोग जो है उससे कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक अपनी राय दे तो अच्छा रहेगा सर। तो मेरा इसमें ऐसा मानना है, मेरी जो प्रैक्टिस में मुझे लगता है कि जो बीपी, जो इलेक्ट्रॉनिक बीपी है, ठीक ठाक से अगर उसमें सेल्स हैं वो काफ़ी हद तक रिलायबल है। मतलब वो कंपेयर टू कोई और अदर आदमी से नपवाने से ज़्यादा रिलायबल है उस बीपी मशीन से नापना। कि जैसा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बहुत जहाँ पर नपवाने जहाँ पे जा रहे हैं उसको भी कितने अच्छे से नापने आता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक की जो एक्यूरेसी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन हो, चाहे वो शुगर नापने की मशीन से, अगर उसमें मैकेनिकल अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उसके सेल्स वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीजों में कोई दिक्कत नहीं, तो वो काफी हद तक वो 5-10% वेरिएबिलिटी में नापती है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऐसा नहीं हो गया किसी का बीपी 120 है वो 180 नापते, या किसी का 180 है तो वो 120 नापते। तो जो घर पे नापने की जो मशीनें हैं, मैं उनके हमेशा फेवर में रहता हूँ, वो हमेशा कारगर होती है। इवन ब्लड शुगर वगैरह में तो काफी हद तक जो आज के समय में डाटा है या जो भी स्टडी होती है वो घर पे नापने वाली बीपी के बेसिस पे, घर पे नापने वाली मशीन के ऊपर ही डाटा है कि आपको घर पे नापने की मशीन के अकॉर्डिंग ही करना है करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। राहुल मिश्रा जी अपनी बात रख सकते हैं, डॉक्टर राहुल मिश्रा। राहुल जी आपकी, हाँ करिए, आपकी आवाज आ रही है। राहुल बोलिए। हेलो जी। हाँ सर। हाँ सर अवेलेबल नहीं है सर, आई थिंक सर की आवाज बताएं मुझे। सर की आवाज आ रही है सर, थोड़ा सा डार्क में पहुंचे, लेकिन आप बात करिए, बोलेंगे। सर मैं हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही राहुल। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअली सर SIOIC, हेलो सर आवाज नहीं आ रही सर? आ रही राहुल। हेलो बोलिए। हाँ सर, मैं इससे एक्चुअली सर मैं इससे, हाँ सर मैं IOIC से काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने बहुत सारे सेशन भी, नॉन मेडिकोज लोग भी आते हैं इसमें, उनके बहुत सारे सेशन अटेंड किए हुए हैं। वो इसी डिसीज और उसके कंट्रोल के ऊपर सब बोलते हैं। तो सर इसमें कुछ एक NDA सिस्टम है और एक इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो इसके थ्रू बहुत सारे फिटनेस भी हैं जिनने वो चीज़ फॉलो की है, तब भी उन्होंने क्योर किया है। हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गई, बहुत सारी जो क्रोनिक डिसीज होती हैं। तो सर जैसे मतलब वो लोग इस चीज को डिनाई करते हैं कि आपको है ना मेडिसिन पे रहना ही नहीं है, मेडिसिन को अवॉइड करके और फिर ये सब चीज फॉलो करना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गई या NDA सिस्टम है, और उससे क्योर भी हुए हैं सर बहुत सारे लोग। तो ये एक्चुअली मॉडर्न मेडिसिन तो ऐसे अलाउ नहीं करती, जैसा आपने भी बोला है कि अगर आप ये सब जो सेकेंडरी चीजें करते हो, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है वो, आपको मेडिसिन के अलोंग विथ मेडिसिन करना है वो सब चीजें, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। तो सर मैं वही चीज मतलब थोड़ा सा बहुत कंट्रोवर्शियल है, मतलब उनकी भी उन लोगों ने भी रिसर्च की हुई है और विटनेस भी है, उनके जो फॉलोवर हैं उनको इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है बहुत सारे लोगों को। तो भाई मेरा पर्सनली ये मानना है कि बहुत बार क्या होता है कि जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं वो भी दवाई देने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि उसको पेशेंट से बैठ के बात कर सके, बता सकें इससे संभावित क्या क्या ट्रीटमेंट है इनके बारे में बता सकें, और क्या क्या इसको ध्यान रखना है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ जो हेल्थ एजुकेशन जो पेशेंट को कम्युनिकेट होना चाहिए था मैसेज, वो नहीं होने के कारण से ऐसी कंडीशन बनती है। और जितने भी इसमें भी मतलब एलोपैथी में सिर्फ ये चीज नहीं है कि सिर्फ एलोपैथी इस पर बात कर रही हो कि सिर्फ आप गोली खाते रहो। एलोपैथी का भी बहुत हद तक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत हद तक स्टडी है, बहुत उस पर भी उनके काम है। तो इसका मुझे जो रीजन लगता है कि पहले उसको था, फिर उसको नहीं था, फिर उसको हो गया, तो उसका मुझे सिर्फ रीजन यही लगता है मैन कि वो कहीं ना कहीं तक उसको कम्युनिकेशन नहीं हुआ है प्रॉपर, उसको मतलब उसको एजुकेट नहीं किया, कारण से दिक्कत।
यस सर। और ये सब चीजें प्राइमरी प्रोटोकॉल जिनको फॉलो करना चाहिए, प्राइमरी चीजें जिनके थ्रू आना चाहिए। एक्चुअली यूरोप में ये 100+ एज का जो फैक्टर है, उसको 100+ एज में जैसे बीपी को बीपी नहीं मानते हैं वो लोग, वो नॉर्मल मानते हैं। तो इस संबंध में अपने यहाँ के इसके क्या राय है अपनी, और क्या इफेक्ट है अपने यहाँ? पर जैसे मतलब जो बात हुई थी बीच में भी मैंने बात करी थी कि मान लो 80 ईयर का कोई पर्सन मेरे पास आ रहा है, उसका बीपी 160 भी आ रहा है, तो उसको मेडिसिन लिखना मैं पसंद नहीं करता यार, उसको मेडिसिन नहीं देता। 160 के ऊपर भी उसको बीपी है, क्योंकि ये उसकी एज रिलेटेड इशू है या एज के कारण से उसका बीपी आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि उसको बीपी है ही। पर मैं थोड़े से आपके उस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो 100 ईयर में मतलब वो ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर नहीं मानते, मतलब इसका थोड़ा सा मीनिंग नहीं समझ पाया। ये जैसे 100+ एज, जैसे किसी की एज 60 साल है और उसको 160 बीपी है, या किसी का की एज 70 साल है और उसको 170 बीपी है, तो उसको वो लोग पेशेंट नहीं मानते। मतलब एज प्लस उसकी बात हो रही है। 100+ एज, मतलब ये क्या है कि बेसिकली एक हद तक देखा जाए, जैसे मोटा मोटा मतलब एलोपैथी में तो इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तरीके से ये चीजें प्रैक्टिस में रहती हैं कि भाई 60 साल का अगर 160 आ रहा है तो उसको दवाई नहीं देना है। डेफिनेटली अगर जैसे 80 साल का आदमी है, जैसे मैंने बताया, अगर 80 साल का आदमी उसका 160 आ रहा है तो उसको मैं दवाई देना पसंद नहीं करूंगा, उसको दवाई नहीं लिखूंगा, बशर्ते उसको साथ में कोई अदर बीमारी ना हो। तो ब्लड प्रेशर का जो ये मोटा मोटा फार्मूला चलता है कि एज प्लस 60 मतलब एज प्लस 100, ये करके उसका ब्लड प्रेशर का एक कट ऑफ बना रखा है। एक कट ऑफ एक हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए है, मतलब इस स्वस्थ लोगों के लिए है कि जिनको कोई और बीमारी नहीं, उनके लिए बिल्कुल आपकी बात सही है, उनके लिए मैं भी ये बात 100% मानता हूँ। लेकिन साथ में अगर उनमें कुछ ना कुछ अगर बीमारी है तो फिर ये थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल जाता है। तो अगर हेल्दी है, चलता फिरता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कट ऑफ बिल्कुल सही है, वो ये चीजें फॉलो कर सकता है। 80 साल वाले को 160 170 बीपी पे दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एलोपैथी भी नहीं बोलता कि उसको दवाई लेना है करके। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया। सर मेरी वाइफ की एज है 36 साल हाँ। और उसका बीपी आता है 90-70। हाँ। और कहीं भी जैसे थोड़ा बहुत बाहर गए घूमने, घर से बाहर गए, तो उसको सर दर्द की शिकायत होने लगती है और कमर दर्द भी कभी कभी बहुत, कमर दर्द बार बार हर 2 4 6 8 दिन में कमर दर्द और सर दर्द। और बाहर यदि आप गए हैं कहीं भी कि भाई थोड़ा सा आउटर पे घूम के आते हैं घंटे 2 घंटे, तो घर आने के बाद तो कहना सर दर्द। ये 2 समस्याएं हैं और कई सारे टेस्ट करा लिए लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता। किसी भी टेस्ट में कहीं भी कुछ भी निकलता नहीं है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तो कतई नहीं है। जी। तो ये सर दर्द और ये कमर दर्द, ये क्या कारण हो सकता है सर? डॉक्टर को भी दिखा लिए, दवाइयां भी खा ली, फिर भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। टेस्ट भी करा लिए, टेस्ट में कुछ आता नहीं है। ऐसा जिनका कोई ब्लड प्रेशर 90 ब्लड प्रेशर जो आ रहा है वो कोई कम ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने पहले भी इसमें क्लियर किया कि ऐसा नहीं कि उसका ब्लड प्रेशर कोई कम हो रहा है इसके कारण से दिक्कत है। बहुत हद तक फीमेल में कहीं कुछ ना कुछ कभी कभी एंजाइटी इशू या कभी कभी कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस के कारण से इनका जवाब दिया जा सकता है। बाकी एकदम टू द पॉइंट तो इसका जवाब नहीं बताया जा सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है। एकदम 100% सेटिस्फैक्टरी या 100% टू द पॉइंट तो इसका जवाब नहीं है। बैक एक वगैरह के लिए भी एक बार अपन को दिखाना चाहिए कि बैक एक का कोई अदर कारण तो नहीं है, लेकिन 90 ब्लड प्रेशर के कारण से नहीं हो रहा है तो मैं 100% श्योर करके बोल सकता हूँ कि 90 ब्लड प्रेशर है, इसके कारण से तो ही नहीं हो रहा। तो आप कुछ सलाह देना चाहेंगे सर, इसमें कौन से डॉक्टर को या कहाँ किनको दिखाना चाहिए इस संबंध में, दोनों सर दर्द और कमर दर्द के लिए? प्राइमरी लेवल पे कोई एक एमडी मेडिसिन फिजिशियन को ही दिखाएं, वो कैसे क्या सजेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद मनीष। आज आपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए लोगों को और बहुत सारे हमारे दर्शकों ने हम सबके साथ में बड़े ही पॉजिटिव रूप में चर्चा में भाग लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे हम दोबारा फिर मिल पाएंगे। पिछली बार आपने कैसे स्वस्थ रहे इस विषय पे बात की थी और एक बहुत ही कॉमन रोग पर इस समय हम सब ने बात की, ब्लड प्रेशर पर, और बहुत सारी आपने इसकी जो मिथ्या धारणाएं हैं ब्लड प्रेशर के संदर्भ में उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सबके सामने प्रस्तुत किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो टेक्निकल टीम है उसको धन्यवाद और सभी दर्शकों को जो हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
थैंक यू सर। संबंध करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ये प्रोग्राम हर शनिवार को होता है हमारा, तो आप सब लोग आमंत्रित हैं। धन्यवाद, नमस्कार।